मजिस्ट्रेट साहब उस टाइम जो है वो एक ऑर्डर करता है इनको प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि वो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। तो नेक्स्ट डेट पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन की होती है उसको रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट साहब को देता है। मजिस्ट्रेट साहब उस रिपोर्ट को देखती है और उसके बाद वो देखती है कि किस किस का नाम इसने इसमें इंक्लूड किया, क्या वाकई में इसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या इसके जो और भी रिलेटिव्स है जिसका उस लेडी ने नाम लिया होता है कंप्लेंट में, क्या वो वाकई में इन्वॉल्व है डोमेस्टिक वायलेंस में। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, अगर यहाँ पर उनका नेगेटिव रोल आता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब उनको वो नोटिस नहीं करती है, यहाँ पर उनका नोटिस नहीं होता है। लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट जिनका जैसे हस्बैंड है या और किसी रिलेटिव का इन्वॉल्वमेंट है तो नोटिस सिर्फ उसको ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब नोटिस जाता है तो हस्बैंड आता है। अब बात होती है कि हस्बैंड को भी मौका दिया जाता है कि वो अपने पक्ष में कुछ बोले, उसको हम WS बोलते हैं। यानी कोर्ट ये बोलता है कि आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करो और उसमें जो उस रिटन स्टेटमेंट जो में आप बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। अब यहाँ बात आती है जो मेरे व्यूअर ने, नवीन जी ने कहा कि हस्बैंड को जो है वो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। नंबर 1, हस्बैंड को बोलने का मौका मिलता है WS में, वो सारी बातें लिख सकता है। अब नंबर 2 बात ये है कि हस्बैंड आते आते अगर ये कहेगा कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, जिस तरह से वाइफ को बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्रूव करने के लिए कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसी तरह हस्बैंड को भी बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्रूव करने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस उसकी वाइफ के साथ हुआ ही नहीं है। वो जो भी कह रही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रही है, वो फेक डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगी और ये है कि जब जैसे मैंने आपसे कहा कि महिला खुद जाती है और मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करती है, DIR के ऑर्डर करती है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल किया जाए, लेकिन कभी कभी मजिस्ट्रेट साहब वो ऑर्डर नहीं करती है उसके। क्योंकि क्या होता है कि जब महिला अपनी कंप्लेंट फाइल करती है तो वो उस फाइल के साथ साथ एक अगर उसने वुमेन सेल गई होगी तो वुमेन सेल की प्रोसीडिंग्स लगाती है, या अगर वो थाने गई होगी तो उन्होंने FIR किया होगा तो वो थाने जो FIR की कॉपी है वो लगाती है, या अगर उसका कोई ऐसा MLC हुआ है थाने में या उसका कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है उसके पास तो वो सारी चीज़ें वो लगाती है उसके साथ। तो जब जज साहब ये सारी चीज़ें देखती है, FIR को देखती है या उस वुमेन सेल के जो प्रोसीडिंग्स है उसको देखती है या MLC को देखती है, तो यहाँ पर एक धारणा बन जाती है कि वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर चुका है जिसका FIR हुआ है, या वुमेन सेल वालों ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है जिसका रिपोर्ट इसके साथ है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में कभी कभी जो जज साहब है वो DIR के ऑर्डर नहीं करती है, वो उसको ही मानती है और वो नोटिस करती है। और जब नोटिस करती है तो जैसे कि मेरे व्यूअर का क्वेश्चन है, वही कहता है कि DIR तो हमारे केस में है ही नहीं, तो क्यों कैसे करेंगे हम बिना DIR के मैटर। तो आप इस बात को समझिए, DIR जैसे मैंने आपसे कहा कि DIR होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, और मजिस्ट्रेट ये देखता है कि इसमें FIR भी हुआ है, इसमें या वुमेन सेल के प्रोसीडिंग्स भी है। तो जब आप इस स्टेज पर आते आते जो फर्स्ट स्टेज होता है आप उसको ये बता रहे हो कि इसमें तो डोमेस्टिक DIR के ऑर्डर भी नहीं हुए हैं जबकि होने चाहिए, लेकिन वो आपको ये वहाँ से आंसर देगी कि जो इसमें एविडेंस होते हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सारे केसेस में एविडेंस के लिए भी लगता है, तो एविडेंस में भी आप अपने केस को प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एविडेंस में जब क्रॉस होता है तो आप उस महिला से, यानी जो पति पक्ष के जो लॉयर साहब होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पत्नी को करते, इस
वाइफ को करते हैं, यानी कंप्लेनेंट को करते हैं, कि वो सच और झूठ का वहां पर भी फर्क नजर आता है, झूठ वहां पर भी सामने आ जाता है। तो एविडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज जो जहां पर हम सच और झूठ को अलग कर सकते हैं। तो यहां पर मजिस्ट्रेट साहब ये कहते हैं कि एविडेंस पर आने दीजिए, जो हम ये इस चीज को हम एविडेंस पर देखेंगे इस चीज को। तो यानी वहां पर ऑलरेडी एफआईआर भी होता है, वहां ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स होती है। तो चलिए, आपको यहाँ पर अगर ऐसा लगता कि नहीं डीआईआर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपत्ति को ऐसा लगता है कि ये सारा फेक है, तो वो अपना जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो अपना उसका पक्ष है, वो एविडेंस में भी वो प्रूव कर सकता है। तो एविडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब बात यह है कि अगर महिला ने देखिए, मैं आपको सिचुएशंस बता रही हूँ। अब दूसरी सिचुएशन ये भी है कि अगर महिला ने कंप्लेंट फाइल की है, लेकिन उसने उस कंप्लेंट में लिखा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन उसने उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है, ना एफआईआर लगाया है, ना कोई मेडिकल लगाया हुआ है, ना वुमेन सेल का कोई रिपोर्ट लगाया है, ना प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का कोई रिपोर्ट लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, और इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट साहब नोटिस करती है हस्बैंड को, जिसका नाम है उसको नोटिस करती है। और उस जब हस्बैंड अटेंड करता है मैटर, और अगर वो ये देखेगा कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी जो महिला बोल रही है बस उसके आधार पर ही मजिस्ट्रेट साहब चल रही है, तो हस्बैंड यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंट यानी पहले ही वहाँ पर बोल सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, और डोमेस्टिक वायलेंस मैंडेटरी है, डोमेस्टिक वायलेंस केस में मैंडेटरी है, और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर है कि वो प्रूव करे कि उसका जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो चलिए, मैं यहाँ पर मानती हूँ कि मजिस्ट्रेट साहब आपकी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ना ही डोमेस्टिक इसका इंसिडेंट रिपोर्ट का ऑर्डर करती हूँ, और ना ही मैं आपकी बात मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि इसका डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और आपको मॉनिटरी रिलीफ भी देना है। तो यहाँ पर वो ऑर्डर करती है कि मॉनिटरी रिलीफ देना है। मैं मॉनिटरी रिलीफ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर वो आपकी बात नहीं मानती है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर आप अपील में जा सकते हो। यहाँ पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस ही प्रूव नहीं है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं है, और यहाँ पर आप अपील में जाकर अपनी बात रख सकते हो, और वहाँ पर ये सारी बातें जो जज साहब है उसके सामने कह सकते हो, अपने जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है दिखाने के लिए, या अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि भाई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर आप अपील में जा सकते हो। जिस तरह से हम कहते हैं कि आज नया जजमेंट आया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट किया है, इसी के जजमेंट होते हैं जहां लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट सुनती ही नहीं है आपकी बात, और फिर वही हस्बैंड आगे वाले कोर्ट में जाता है, वहां सुनवाई होती है, तो नए नए जजमेंट्स निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो बस मामला ही खत्म हुआ है। इस केस पर मैंने अगर नवीन जी का ये सवाल है कि क्या ऐसा कोई जजमेंट भी पास नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जे एंड के कोर्ट का एक मैटर है जहां पर महिला को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ, कंपनसेशन देना पड़ा उसको, हस्बैंड को झूठे इस केस के इसी डीवी में उसने झूठे फेक एलिगेशंस लगाई थी हस्बैंड पर, तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ा हस्बैंड को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हस्बैंड की सुनवाई नहीं होती है, हस्बैंड की कोई बात नहीं मानता है, हस्बैंड की भी सुनवाई होती है, हस्बैंड की भी बात सुनी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ क्या कहना है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि अगर अर्ली स्टेज में ही वहाँ पर उस कंप्लेंट में जो महिला ने कंप्लेंट की है उसमें ही कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि महिला को डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो आप उसी टाइम अपील में जाइए,
ठीक है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन मैंने आपसे बताया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी एफआईआर की कॉपी है या वुमेन सेल का जो प्रोसीडिंग्स है वो है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट का जो ऑर्डर है वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट डीआईआर के ऑर्डर नहीं किया मजिस्ट्रेट साहब ने, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको उस टाइम अपील में नहीं जाना है, आपको एटलीस्ट एविडेंस तक केस को ले जाना है, क्योंकि एविडेंस में ये प्रूव आप कर लीजिए कि जो भी महिला कह रही है वो झूठ बोल रही है, फेक बोल रही है, अगर पति के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो चलती है एविडेंस के बेस पर, वो इमोशंस के बेस पर नहीं चलती है कि वहाँ पर हस्बैंड जाएगा कि मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो और कोर्ट को ज़बरदस्ती उसकी बात माननी है, जी नहीं। या अगर वाइफ जाएगी कि थोड़े से आंसू लाएगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो कोर्ट उसके फेवर में जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अच्छे होने चाहिए जो आपके केस को फेवर कर सके। तो यहाँ पर जैसे कि एविडेंस है, एविडेंस में भी आप अपने जो पति लोग हैं वो अपने जो केस को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, अपने केस को यहाँ जीत सकते हैं। और मैंने इसी में एक और भी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर बहुत सारे जजमेंट्स जो है वो पति के फेवर में भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पति के फेवर में कोई जजमेंट ही नहीं आया। और आजकल अगर हम 498A की भी बात करेंगे उसमें भी पति के फेवर में बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं, क्योंकि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है सेक्शन 12 में जो महिला जाती है, यहाँ पर भी पति के फेवर में बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं जिनका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस में डोमेस्टिक एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का होना मैंडेटरी है, डोमेस्टिक रिलेशन होना मैंडेटरी है, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब पति को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, और पत्नी को तो प्रूव करना ही है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे को ये लिखा है कि क्या 498A, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 498A का जो केस है क्या वो सेम ही होता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, क्या ये दोनों सेम केस होते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको